बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में वर्ण पाठ पढ़ा था व्याकरण निधि पुस्तक से, जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है। तो व्याकरण निधि से वर्ण पाठ के अभ्यास कार्य को आज हम लोग करेंगे। तो इसमें इस पाठ में वर्ण, ये पाठ 2 है, जिसमें वर्ण के भेद और उसके बाद फिर स्वर और स्वर के भेद, उसके और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद, और जो सबसे ज़रूरी है वो है उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका इसमें दी हुई है, जिसे हम लोग एक बार पढ़ेंगे। और ये दिया हुआ है पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 निकाल लेंगे सभी बच्चे अपनी संस्कृत की व्याकरण निधि पुस्तक में, पाठ 2 वर्ण। इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में दिया हुआ है। वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों द्वारा होता है। जिस वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से होता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ये स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ का अर्थ होता है गला। तालु जो है मुख के अंदर के ऊपर का भाग होता है, और मूर्धा गले और तालु के गले के पास का हिस्सा होता है, ऊपर का। और दंत मतलब दांत होता है, ओष्ठ मतलब होंठ होता है, और नासिका मतलब नाक होता है। तो यही उच्चारण स्थान है वर्णों का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान में जो पहला दिया है कंठ, उससे अ और आ स्वर का उच्चारण होता है। व्यंजन दिया है और नाम दिया है। क, ख, ग, घ, अंग और ह, इसका जो है वो कंठ जो है उच्चारण स्थान है इन वर्णों का। तालु से जो है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, इय और य, श, इसका उच्चारण होता है। तालव्य इसे कहा जाता है। और मूर्धा में इसीलिए इस श को तालव्य श कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मूर्धा का, तालु का प्रयोग करते हैं, मुख के अंदर का ऊपर का हिस्सा। और मूर्धा जो है री, री, ह्रस्व री और दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ, ढ, र और श मूर्धन्य होते हैं। और मूर्धा इसका स्थान होता है ट, ठ। और अब है दंत। दंत से रे, त, थ। इसको महसूस भी किया जा सकता है। इसको बोलते समय उस जगह को जो है वो स्पर्श का अनुभव होता है वहाँ पर। तो त, थ, द, ध, न, ल और स, इन सब में जो है वो दांत पे जिह्वा लगती है और इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे दंत्य कहा जाता है। और अब है पांचवा हो ओष्ठ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म, ये इसका उच्चारण इन वर्णों का होता है ओष्ठ से। प, फ, तो ये महसूस भी होता है कि हाँ, इस स्थान से ही इसका उच्चारण हो रहा है। नासिका, अंग, इय, ण, न, म, ये जो है वो नासिक के हैं। और कंठ, तालु, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है ए में। तो कंठ तालव्य इसे कहा जाता है। और कंठोष्ठ मतलब कि कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो इसमें ओ, औ, ये दोनों जो है कंठोष्ठ होते हैं, ओ, औ। तो इसमें होठ का आकार जो है वो उसी तरह से उच्चारण की तरह ओ, औ जो है, और गले से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है। दंतोष्ठ यानी कि व, इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का जो है योगदान रहता है इसका उच्चारण करने में। और संस्कृत की वर्णमाला जिसमें कि अ, आ, ई, उ, री, री और री, ए, ओ, औ, ये सभी स्वर हैं। और स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ है, ऊष्म है, अयोगवा है। और इसी तरह से वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में बताया गया है। तो अभ्यास कार्य
का पहला हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर अभ्यास कार्य में उत्तर 1 में हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे। तो इसमें जो है उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है कोष्ठक में। तो पहला है वर्ण भाषा की सबसे इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे खाली जगह है, इकाई है, बड़ी या छोटी, ऑब्लिक दिया हुआ है, बड़ी या छोटी। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि इसके और खंड नहीं हो सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से यहाँ पे क में जो हम लोग लिखेंगे ये होगा सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हम लोग इसका और विच्छेद या इसका जो है और भाग नहीं कर सकते। और अब है यहाँ पे ख। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जैसे अ जो है ह्रस्व है, उ, ई, तो इसके उच्चारण में मात्रा का समय लगता है 1 या 2। 1 मात्रा का समय या 2 मात्रा का समय। तो ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 को चुनेंगे। 1 जो है इसमें सही विकल्प है, तो इसमें 1 चुनेंगे। 1 मात्रा का समय लगता है। और अब है ग। ग में हम लोग यहाँ पर क का उच्चारण स्थान है। ये क यहाँ पे तालिका जो दी हुई है, उच्चारण स्थान की जो तालिका दी है वर्णों के उच्चारण स्थान जो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पे इसके स्थान के बारे में दिया हुआ है। तो क का उच्चारण स्थान है तालु और कंठ। तो यहाँ पे जो है वो तालु और कंठ, ये 2 विकल्प दिया गया है। तो क का उच्चारण स्थान है कंठ, क। तो क में गले से आवाज़ आती है, तो इसमें हम लोग ग में लिखेंगे कंठ। और घ है ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। यहाँ पे 5 और 4 दिया हुआ है। और ऊष्म वर्ण होते हैं श, स, स और ह। ये 4 जो है वो ऊष्म वर्ण होते हैं। तो इसमें जो है 4 सही विकल्प है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। और अब यहाँ पे अंग दिया हुआ है प्रश्न पहले का। तो उसमें दिया है वर्ण के भेद हैं। वर्ण के भेद प्रकार हैं। भेद का अर्थ होता है प्रकार, कितने तरह के हैं। तो वर्ण के भेद हैं 2 और 3। तो वर्ण के भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे 2 जो है वो सही विकल्प होगा, 2। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्रश्न का सही विकल्प चुना है। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। निम्नलिखित में स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। क, च, आ, उ, ट, म, ई और ओ। तो यहाँ पे हम लोग 2 तालिका बनाएंगे। एक जगह लिखेंगे स्वर और एक जगह लिखेंगे व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्वर खोजेंगे। इसमें क और च व्यंजन है, तो यहाँ पे पहला स्वर जो आएगा वो है आ। अब है उ, ये भी स्वर है, तो आ के नीचे उ लिख देंगे। और फिर है ट, हाँ उ के ट है वो व्यंजन है,
म भी व्यंजन है। यहाँ पे क और च व्यंजन है, तो उसको क और च को हम लोग इसमें लिख देंगे व्यंजन में। फिर आ और उ यहाँ स्वर में हो गए। अब है ट, तो ट जो है वो व्यंजन है, तो हम लोग ट में लिखेंगे ट को। और फिर म है, म भी व्यंजन है, तो म को भी उसी में लिखेंगे व्यंजन में। फिर ह्रस्व ई है और उसके बाद ओ स्वर है, तो यहाँ पे ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वर और व्यंजन अलग अलग किए, और इसमें जो है 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। और इसमें हम लोग प्रश्न 3 अब देखेंगे कि प्रश्न 3 में स्पर्श, अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन पृथक कीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन को अलग अलग करना है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन क से म तक होता है, जो व्यंजन है। तो यहाँ पे क से म तक का जो है वो स्पर्श व्यंजन में आएगा, और फिर अंतःस्थ आएगा, फिर ऊष्म आएगा। य र ल व अंतःस्थ होता है, और ऊष्म में श स ह होता है। तो ख है सबसे पहले, इसमें एक तालिका हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। उत्तर 3, स्पर्श, इसमें 3 बनाना है। थोड़ी और जगह चाहिए इसके लिए, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग सबसे पहले शीर्षक डाल देंगे, जिससे कि व्यंजनों को अलग किया जा सके। तो उत्तर 3 है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद फिर है अंतःस्थ, अंतःस्थ, और फिर है व्यंजन ऊष्म। तो ये 3 तालिका बन गई है। व्यंजन हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसको किताब में ही करना है, इसलिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब ख पहले देखेंगे। ख जो है वो स्पर्श व्यंजन है, तो ख को यहाँ पे लिखना है। फिर है ह। ह ये जो है वो अंतःस्थ व्यंजन होता है, ह, तो इसको ह वाली तालिका में लिखेंगे। फिर है न। न व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श वाले में लिखेंगे इसे। और फिर है न के बाद य और व, ये दोनों ही अंतःस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पे य और फिर व अंतःस्थ हो गया। फिर त जो है स्पर्श व्यंजन है, तो ये त वाले तालिका में लिखेंगे। फिर है स और स, ये ऊष्म व्यंजन है। और फिर है र। र अंतःस्थ में आएगा। फिर श ऊष्म व्यंजन में आएगा। तीनों ही श ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और ह उसमें आता है। तालव्य, ये श, ल और ग, और ल जो है वो इसमें ह नहीं आएगा। यहाँ पे ह जो है इसमें आएगा ऊष्म व्यंजन में, और यहाँ पे आएगा य, व, र और ल। य,
व, र और ल, ये क्रम रहेगा यहाँ पर। और अब यहाँ पे हम लोग ग देख रहे हैं, तो ग जो है वो स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 इसमें हो गए, 4 इसमें और 4 इसमें, ये सभी का जो है वो अलग अलग कर दिया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसमें जो दिया हुआ है वो है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में सही उच्चारण स्थान पर सही का निशान लगाइए। तो सही का निशान लगाना है उच्चारण स्थान पर। तो इसमें ये तालिका जो बनी हुई है वो उसके सहयोग से बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ण और उच्चारण स्थान दिया है, तो यहाँ पे वर्ण और उच्चारण स्थान, वर्ण और उच्चारण स्थान ये 2 दिया हुआ है। और इसमें जो है वो सही जो उच्चारण स्थान है उसका, उस पर सही का निशान लगाना है। इसे लिखना नहीं है, केवल इसमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले च लिखा है, तो च जो है वो च का उच्चारण तालु से होता है। तो यहाँ पे तालु को जो है वो सही निशान लगाना है, तालु को टिक करना है। और फिर है फ, फ के लिए हम लोग ओष्ठ का इस्तेमाल करते हैं, होठ का। तो यहाँ पे फ जो है वो फ हम लोग बोलते हैं, तो इसमें ओष्ठ को सही का निशान लगाएंगे ओष्ठ पर। और फिर है ड, ड जो है वो मूर्धा का प्रयोग होता है ड का उच्चारण करने में। तो मूर्धा जो है वो इसका सही उच्चारण स्थान है। अब है ई, ह्रस्व ई है, ई इसके लिए तालु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तालु, तालु पर सही का निशान लगाना है। और अब है यहाँ पर दीर्घ उ, ऊ, और इसके लिए ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ओष्ठ, ओष्ठ पर जो है वो सही का निशान लगाया जाएगा। और अब यहाँ पे च का उच्चारण स्थान सही तालु है, पुस्तक में इसके ऊपर निशान लगा देना है। और फ में ओष्ठ, और ड में मूर्धा, और ई में तालु, और ऊ में ओष्ठ। तो ये हो गया प्रश्न 4 तक। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 5, जिसमें कि वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। वर्णों को अलग करना, स्वर शब्दों में से स्वर और व्यंजन को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो प्रश्न 5 में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें पहला दिया है फल, और फल से हमें स्वर और व्यंजन अलग करना है। तो उत्तर 5 हम लोग करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है, और एक एक स्वर और व्यंजन को अलग करना है। फल, सभ्य, मुनि और कमलम। तो ये जो है वो 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो फल, सभ्य, मुनि और कमलम। तो फल में जो है हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें पहले जो है वर्ण को यहाँ पे फ, इसको हम लोग अलग करेंगे। फ में अस्वर है, और फिर हम लोग ल को करेंगे। यहाँ पे ल में अस्वर मिलाएंगे,
तो ये पूरा मिलकर बन जाएगा फ और अ मिलकर बन जाता है फ, ल और मिलकर बन जाता है पूरा ल। और अगर इसमें से अ स्वर निकाल देंगे तो ये फ बन जाएगा आधा फ, और इसमें से अगर हम ये स्वर निकाल देंगे इस ल में से तो ये ल बन जाएगा आधा ल, जिसे हम लोग आधा ल कहते हैं। अर्थात इसमें स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन है और इसका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया फल। तो इसे इस तरह से अगर करेंगे तो कभी भी कोई भी अशुद्धि होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए लिखने के बाद स्वर और व्यंजनों को अलग करने के बाद एक बार इस तरह से मिलाकर देखने से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किस तरह से इसे करना है। तो इसका वर्ण विच्छेद इस तरह से हुआ और ये पूरी तरह से सही है फ और ल। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सभ्य। सभ्य को जो है अलग करना है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है। तो सभ्य शब्द में हम लोग देखेंगे कि इसमें आधा भ का प्रयोग हुआ है। भ जिसमें कि स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है, और स में अस्वर है और य में अस्वर है। तो इसे हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले हम लोग स का करेंगे वर्ण विच्छेद। स में अस्वर है और फिर भ है, तो भ में जो है भ में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको जो है हम लोग केवल भ लिखेंगे। इसमें कोई भी स्वर जो है नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर य का करेंगे, तो यहाँ पे य और अ, क्योंकि य जो है यहाँ पे अकारांत है, इसमें अस्वर है, इसलिए जो है यहाँ पे य में अस्वर मिलाया गया है। और स में भी अस्वर है, इसलिए स के साथ अस्वर मिलाए हैं। भ में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भ में जो है वो स्वर इसके आगे नहीं लिखा गया है। और अब है मुनि। मुनि, इसमें ईकारांत शब्द है ये। अंत में ह्रस्व ई का प्रयोग किया गया है, छोटी ई जिसे बोलते हैं, और म में छोटा ऊ ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया गया है। और ऐसे ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ जितने भी स्वर हैं उनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसका उच्चारण हम लोग मुनि करेंगे। मुनि, मुनि नहीं बोलेंगे, मुनि। तो यहाँ पे मुनि का म में ऊ स्वर है, तो यहाँ पे ह्रस्व ऊ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मात्रा जो है वो स्वर की मात्रा लगाई जाती है केवल अ को छोड़कर। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा दी है। और न में ह्रस्व ई है, तो यहाँ पे ह्रस्व ई लिखेंगे। तो न के साथ हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, तो पद बन जाएगा म और ऊ मिलकर मु और न और ई मिलकर नी, मुनि। और अब है कमलम। कमलम, कमल का मतलब होता है फूल। तो यहाँ पे कमलम का वर्ण विच्छेद करना है। इसमें सब में कमल में अस्वर है, म जो है वो स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए उसको वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे कमलम में पहले क का वर्ण विच्छेद करेंगे। क में अस्वर है, तो इसको अलग करेंगे। उसके बाद फिर म है, तो म में अस्वर है। उसके बाद फिर ल है, ल में अस्वर है, फिर म में कोई स्वर नहीं है, इसलिए म को ऐसे ही लिखना है। अगर हम इसमें अस्वर मिलाएंगे तो ये पूरा म बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, कमलम। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया दिए गए शब्दों का। और अब हम लोग प्रश्न 6 में जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने किया है वर्ण विच्छेद, उसी तरह से वर्ण संयोजन भी किया जाता है। और वर्ण संयोजन में यहाँ पर निम्नलिखित में प्रश्न 6 में लिखा है कि निम्नलिखित में वर्ण संयोजन करके शब्द बनाइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसे हमें
मिला कर देखना है कि इसमें क्या बन सकता है। तो यहाँ पर म और उ ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 6 लिखेंगे। उत्तर 6 में पहला म और उ ह्रस्व उ है, तो इसलिए ये बनेगा म में उ, और क, त और ई है। तो यहाँ पे क के आगे कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो क के आगे कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ पे आधा क लिखेंगे। और फिर त स्वर है और त व्यंजन है और ई स्वर है, ह्रस्व ई है। तो यहाँ पे ह्रस्व ई होने से और क में कोई स्वर नहीं है, इसलिए क और त एक साथ लिखेंगे और ई जो है वो उसमें मात्रा रहेगी, तो मुक्ति हो जाएगा यहाँ पर, मुक्ति, क्योंकि क के साथ त का प्रयोग किया गया है। और अब है दूसरा स अ और भ आ। यहाँ पे स व्यंजन है और अ स्वर है, तो दोनों मिलकर बनेगा स। और फिर भ व्यंजन है, उसके साथ आ स्वर लगेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सभा। और अब है यहाँ पे अ स्वर है, अ स्वर लिख दिए। और फिर श और व और अ है, तो श के आगे कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि श को हमें उसी तरह से लिखना है, तो आधा श इस तरह से लिख देंगे, आधा श, और व और अ मिलकर व बन जाएगा। तो यहाँ पे शब्द बनेगा अश्व, और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो ये एक सार्थक शब्द बन गया। और इसमें जो है अब चौथा जो यहाँ पे वर्ण संयोजन करना है, उसमें ध और अ, ध व्यंजन है, आधा ध है, उसमें अ स्वर मिलाएंगे तो ये पूरा ध बन जाएगा। और न के आगे ह्रस्व ई है, तो नी, छोटी ई का प्रयोग करेंगे। और फिर क के साथ अ स्वर है, तो यहाँ पे क हो जाएगा। और अब इस तरह से इसमें जो है अंतिम हम लोग यहाँ पे करेंगे ब आ, ब में ब स्वर व्यंजन में आ मात्रा लगाएंगे, आ स्वर की, तो बा बनेगा। और फिर ल में अ स्वर मिलाएंगे तो ल बन जाएगा पूरा, ल, बाल, और क अ मिलकर क बन जाएगा, बालक, बालक। तो यहाँ पे ये बालक रूप बना। मुक्ति, सभा, अश्व, धनिक और बालक। तो ये जो है वर्ण संयोजन इस तरह से हुआ। तो जिस तरह से हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, वैसे ही वर्ण संयोजन भी किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न 7 है, वर्णमाला पूरी कीजिए। तो वर्णमाला पूरी कीजिए, यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, ये सभी किताब में पूरा करना है। और अब है यहाँ पे प्रश्न 7, वर्णमाला पूरी कीजिए। उत्तर 7, इसमें जो है लिखा हुआ है, इसमें कुछ जो स्वर है वो लिखे हुए हैं और कुछ जो है इसमें खाली जगह है, उसको भरना है। तो इसमें अ लिखा हुआ है और उसके आगे आ जो है वो भरना है। फिर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, फिर ह्रस्व उ, फिर दीर्घ उ, इसको भरना है खाली जगह में। और अब है री, री, री और ली, ए, इसको भरना है खाली जगह में, ए को भरना है। ओ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ओ, ये इसको भरना है। तो इस तरह से ये जितने भी रेखांकित किए गए यहाँ पे स्वर हैं, उनको खाली जगह में भरना है। और ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, और खाली जगह भी बनी हुई है, पेंसिल से उसमें भर देना है।
अब है इसमें स्वर, ये हो गया प्रश्न 7 का। यहाँ पे स्वर हेडिंग डालना है। उत्तर 7 ये स्वर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्यंजन, और व्यंजन में जो है वो क, यहाँ पे घ को और ख को जो है वो रेखांकित किया गया है, उसे भरना है। फिर च है, इसमें ज को रेखांकित किया गया है। और फिर जो ट है, इसमें ड और ड़ को, इसको रेखांकित करना है। त थ द ध न, इसमें न को भी रेखांकित करना है। और फिर प फ म, ये इसको ब और भ को, और फिर य र ल और व, इसमें र और व को, इसको खाली जगह में भरना है। फिर है श स और ह, तो इन दोनों को खाली जगह में भरना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस पाठ के माध्यम से स्वर और व्यंजन के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो इसको पूरा करने के बाद आज जो है ये इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होता है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।